इसमें अर्जित सिर्फ राजद ने किया है। राजद ने अपने वोट को इंटैक्ट रखा है। तेजस्वी यादव ने 70+ का आंकड़ा छू लिया है और 70+ वो हमेशा रहेंगे, कम से कम अगले 1-2 चुनाव में। अगर वो 5 साल उतना अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किचकिच करते तो स्थिति बहुत अलग हो सकती थी। पब्लिक का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट, नीतीश कुमार का इंटरेस्ट यही था कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनावी वर्ष है और तमाम पार्टियां बैठक कर रही हैं, तो वहीं महागठबंधन की आज 5वीं बैठक जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर होनी है। और इस दौरान जो है चर्चाएं ये हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो फिर से तेजस्वी यादव से मिलेंगे। जितने भी महागठबंधन के साथी हैं फिर से उनका एक बार फिर से जुटान होगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन सवाल ये है कि क्या चेयरमैन का जो फैसला है वो तमाम लोगों को मानना है या तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी राय भी जो है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। 5वीं बैठक हो रही है लेकिन अब तक जो है सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। लोग जो है कहा जाए जो मुँह फुलाना है वो अभी भी जारी है। लोग एक तरफ कह रहे हैं, अनुमान जो है वो लगा रहे हैं कि हमको 60 सीट मिलेगा, हमको 70 सीट मिलेगा, कोई कह रहा है 24 सीट पे। लेकिन क्या होगा? देखिए, कांग्रेस जो है, या छोड़िए ऐसा का बात करते हैं हम लोग कि जो बिहार में महागठबंधन की राजनीति है, तो महागठबंधन की राजनीति में अब अगला फेज एक ही है कि वो सीटों का बंटवारा कर ले। सीटें सबके हिस्से में बराबर बराबर आए, लेकिन सबको ये समझना होगा कि धीरू भाई अंबानी की दौलत मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में एक बराबर नहीं बटी थी, ना बट सकती है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के साथ मुकेश अंबानी ने बहुत काम किया था, तब उन्हें ज़्यादा उस दौलत का ज़्यादा हिस्सा मिला, क्योंकि अर्जित की हुई उनकी भी संपत्ति थी जो धीरू भाई अंबानी के जॉइंट संपत्ति में शामिल थी। उसी तरह से बिहार की राजनीति में महागठबंधन के सीटों का बंटवारा है। इसमें अर्जित सिर्फ राजद ने किया है। राजद ने अपने वोट को इंटैक्ट रखा है। लालू यादव का एरा हो, राबड़ी देवी का एरा हो, या अब तेजस्वी यादव का एरा, इसमें राजद के पास वोट इंटैक्ट है। सीटों की संख्या उनकी फिक्स है कि अब वो इससे नीचे या बहुत नीचे नहीं आ सकते हैं। चुनाव है, कब पाला किसका बदल जाए, कौन किस भारी पड़ जाए, कौन हल्का पड़ जाए, कौन जीत जाए, कौन हार जाए, ये कहना 100% सही कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव अब राजद के 2010 वाले फेज में चले जाएंगे, यानी कि 22 सीटों पर सिमट जाएंगे या उसके आसपास चले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने 70+ का आंकड़ा छू लिया है और 70+ वो हमेशा रहेंगे, कम से कम अगले 1-2 चुनाव में। निकट भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है जिससे में वो 70-80 सीट अपने बूते जीत नहीं सकें। कांग्रेस उनके साथ रहे, कांग्रेस उनके खिलाफ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात कांग्रेस को अपनी हैसियत का अंदाजा ठीक लगाना होगा। कांग्रेस इस राज्य में लंबे वक्त तक शासन कर चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस लंबे वक्त तक शासन में नहीं, शासन में होकर भी पीछे ही रहेगी। इस चीज़ को कांग्रेस को समझना होगा। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चुनाव के ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर जितना किचकिच कर रहे हैं, अगर वो 5 साल उतना अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किचकिच करते तो स्थिति बहुत अलग हो सकती थी। हो सकता है कि कांग्रेस और राजद दोनों सेम पावर में आते और बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते और अलग अलग बाकी लोगों को वो अलग कर देते और यही दोनों काफी रहते। लेकिन आज कांग्रेस को वो स्थिति नहीं है। इसको आंकड़े से भी समझिए। कांग्रेस का बेस्ट प्रदर्शन रहा था 2015 के चुनाव में। 41 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, 27 सीटें कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस उससे बेहतर आज क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। 70 पर 19 लड़ी। 19 सीटों पर वो 2015 में भी लड़ी, उसमें से कुछ जोड़कर 2020 में लड़ी। तो 20 में जितनी सीटें पर वो लड़े, उसमें से पिछली सीटें भी वो 1/3 सीट गंवा देते हैं। तो आप क्यों बिना मतलब का ज़्यादा सीट लेना चाह रहे हैं? कहाँ आप अकोमोडेट कर पाएंगे? आपके पास संगठन कहाँ है? आपके पास नेता कहाँ है? कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। आप ये कह देंगे मैं कौन होता हूँ ये सवाल उठाने वाला? ठीक है, मैं नहीं हूँ। आप मुझे आंकड़ों में बता दीजिए कि 2015 में आपने जिन सीटों पर चुनाव लड़कर जीता था, क्या 2020 के चुनाव में आप उन्हीं सीटों पर जीत पाए? नहीं जीत पाए। 2015 में
27 सीट थी, 2020 में आप 19 पर आ गए, और वो भी राजद का वोट इंटैक्ट था, इसलिए आप आ गए 2019 पर। नहीं तो चीज़ें और भी मतलब आपके लिए स्थिति और खराब हो सकती थी। तो कांग्रेस को समझना होगा कि सीट अपनी हैसियत के अनुसार मांगे, सीट अपने जीत विनेबिलिटी के हिसाब से मांगे। अगर महागठबंधन को ये जीतना है तो ये खेल उतना ही करना पड़ेगा। क्या लगता है पवन जी कि पुराने नेतृत्व जो है कांग्रेस के, वो मान रहे हैं कि हमको जो है राजद जैसे तय कर रहा है उस तरीके से मानना होगा, नए नेतृत्व को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही? देखिए, कांग्रेस में पुराना और नया वाला हिसाब ही नहीं है। कांग्रेस में या तो पटना और दिल्ली वाला हिसाब है। पटना कुछ अलग सोचता है, दिल्ली कुछ अलग सोचता है, और पटना से जुड़े हुए बिहार के अन्य जिलों के जो तार हैं वो कुछ अलग सोचते हैं। वो एक वायर में ये लोग फिट बैठ ही नहीं रहे हैं कि हमको करना क्या है। कृष्णा अल्लावरू कुछ और कह रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका पहले से सबको पता है, राजेश राम की भूमिका स्पष्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ और बयान दे रहे हैं कि हम 70 से लड़ेंगे, 100 पर लड़ेंगे। पप्पू यादव जैसे नेता भी कांग्रेस में है, पता नहीं किस में है, अभी निर्दलीय सांसद है, लेकिन हैं तो वो कांग्रेस में ही, तो वो कुछ 100 सीट लेके चले जा रहे हैं। तेजस्वी को कुछ कह दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस जितना कन्फ्यूज्ड खुद में है उतना कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। कांग्रेस को की लीडरशिप को चाहिए कि वो चुनाव बाद में लड़े, पहले अपने नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, बताए, समझाए और क्या बोलना है ये बताए, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। कृष्णा अल्लावरू को कह देने से क्लैरिटी नहीं आ जाती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष में वो परिलक्षित होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा तब ना, सब कुछ एक समान दिखेगा तब ना। पार्टी लाइन आपकी क्लियर नहीं है। अंदर में अगर आप कुछ और बात कर रहे हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। जब आपके सबऑर्डिनेट्स के पास ये पास ऑन नहीं हो रहा तो वो अपने मन से बयान देंगे, पप्पू यादव अपने हिसाब से देंगे। पप्पू यादव को पार्टी से अगर आप चाहते हैं कि पप्पू यादव जो है आपका ऑफिशियल पक्ष नहीं रख सकते तो उनको मना कीजिए, नहीं मना कर सकते हैं निकाल दीजिए पार्टी से। ऐसे भी वो निर्दलीय सांसद है, आपके मतलब सिंबल पे तो है नहीं वो सांसद। तो मतलब चीज़ें कांग्रेस को पहले चुनाव लड़ने से पहले आपस में बैठकर मिलकर बैठकर समझकर अपनी लड़ाई को ख़त्म करना होगा, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सीटों का कम बंटवारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई नए चेहरे जो है महागठबंधन में आएंगे। जैसे बात कर लें तो पशुपति कुमार पारस की भी एंट्री होने वाली है, ये चर्चाएं हैं कि, लेकिन अब तक पशुपति पारस ने जो है खुलकर जो है महागठबंधन की सदस्यता नहीं ली है। नहीं, देखिए, लोग आएंगे तो लोगों के आने से फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, लोग आएंगे तो पशुपति पारस जो हैं अगर वो अपनी पार्टी को महागठबंधन के साथ जोड़ते हैं तो उनकी एक आकांक्षा है, उम्मीद है, तो उनकी एक हैसियत भी तो है, राजनीतिक हैसियत जिसे हम कहते हैं। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? 2+1 का उनका हिसाब किताब है। एक पशुपति पारस खुद लड़ेंगे, दूसरा प्रिंस पासवान लड़ेंगे और तीसरा उनका कोई और नेता लड़ सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। वो 3 सीटों से ज़्यादा के हकदार हैं भी नहीं और नहीं हो सकते हैं। आपको याद, एक और चीज़ उसमें आपको समझना होगा, 2015 में जब इलेक्शन हो रहा था तो 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपने लिए रखी 100 सीटें, आरजेडी ने रखी 100 सीटें और 40 सीटें कांग्रेस को दी गई। लेफ्ट महागठबंधन के साथ नहीं था। 3 सीटें जो बची थी 243 की विधानसभा में 240 सीटें इन तीनों पार्टियों ने बांट ली थी और 3 सीटें लालू यादव ने ऑफर की थी मुलायम सिंह यादव को, जो उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कि आप ये ले लीजिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव को ये मंजूर नहीं हुआ और वो अलग एक चौथा गुट था जिसमें पप्पू यादव के जनाधिकार पार्टी से लेकर बहुत सारी पार्टियां थी, PS अंगमा की पार्टी थी और वो मिलाकर एक मतलब उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तो वो लोग लड़े। तो 3 सीटें बाद में जब समाजवादी पार्टी ने मतलब खुद को ये डिसोसिएट कर लिया महागठबंधन से, तो फिर वो एक सीट बांट ली गई। तब 101 और 41 पर चुनाव है। तो 3 सीटें बहुत हैं। अगर मुलायम सिंह की पार्टी को आरजेडी 3 सीटें दे सकती हैं तो पशुपति पारस के लिए भी 3 ही सीट है। वो चिराग पासवान की लेगेसी का एक हिस्सा हैं, यानी कि रामविलास पासवान की लेगेसी का एक हिस्सा है जिसका बड़ा जनाधार चिराग पासवान के पास है और जो एनडीए में। तो महागठबंधन में उनके पास छोटा सा ही हिस्सा है। वो अपने एक वोट बैंक को बहुत इंटैक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी शंका है क्योंकि उनका टेस्ट हुआ नहीं है, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है। वैसे पशुपति पारस ने आखिरी विधानसभा चुनाव 2010 में लड़ा था और 2010 में जब वो चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे। तो उस फेज़ को भी पशुपति पारस को याद कीजिए और मैक्सिमम 3 सीटें, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। चलिए चलते चलते एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। कल नीतीश के गढ़ में चिराग पासवान ने बड़ी दहाड़ मारी कि बिहार से नहीं बिहार के लिए हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के गढ़ में।
आपको निखिल याद होगा, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये चिराग पासवान यहाँ से चुनाव अगर लड़ते हैं तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा, बहुत बड़ी चाल होगी। अगर ऐसा उन्हें नहीं करना है तो वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ठीक वही हो रहा है। चिराग पासवान अपनी मतलब स्ट्रगल को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जो 2022 से 24 तक का स्ट्रगल उनका रहा 2 साल का, उस स्ट्रगल को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो दिल्ली की राजनीति में मस्त हैं। यहाँ अपने चुनाव उतारे, मतलब कैंडिडेट उतारेंगे, एनडीए के बैनर तले उतारेंगे और 25 से 28 सीटों पर वो चुनाव चुनाव नहीं लड़े। नहीं तो आप ही बता रहे हैं, उन्होंने खुद कह दिया है। अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार से नहीं लड़ेंगे। चिराग, पब्लिक का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट, नीतीश कुमार का इंटरेस्ट यही था कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? शाहबाद से लड़ेंगे, पटना से लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? नीतीश कुमार ने तो सिवान की रैली में जो पीएम की हुई थी 20 जून को, उसमें पूछ भी दिया था। ये खबर हम लोगों ने भी छापी थी, आप लोगों ने वीडियोस में भी चलाए थे, सभी लोगों ने चलाया। पूरी मीडिया में ये एक चर्चा का विषय बना रहा कि नीतीश कुमार ने क्या पूछा। और इस बात को बताने के लिए खुद चिराग पासवान के जीजा जो जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने प्रेस मीडिया को बताया कि नीतीश कुमार ने उनसे क्या पूछा कि कहाँ से चुनाव लड़ें। तो इंटरेस्ट तो सबको ये था कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद क्लियर कर दिया है। तो बस संभावनाओं का खेल है। 25 से 28 सीटें चिराग पासवान, काम खत्म। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ पवन प्रकाश थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।